Hello students, today we are going to start current, new chapter current, right? So current की अगर हम बात करें पहले तो ये क्या होता है, अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें से कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज कॉल्ड करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge through a cross sectional cross sectional area A, राइट. सो अगर हम करंट की बात करें, मतलब अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें, ये dq/dt होता है. अच्छा, अगर हम ये देखें कि पहले करंट डिस्कवर हुआ था या फिर चार्ज डिस्कवर हुआ था, तो पहले करंट डिस्कवर हुआ था. इसलिए हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में भी गिनते हैं. चार्ज वैसे फंडामेंटल आना चाहिए, लेकिन हम करंट को गिनते हैं, राइट, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था. और तो कोई इसका पॉइंट, यूनिट्स की बात करें तो एम्पियर्स हो गया और कूलम पर सेकेंड हो गया, ठीक है. सो ये सब तो अपने को आइडिया है ही ऑलरेडी. अच्छा, इसके बाद हम सबसे पहले तो ये सिर्फ करंट की सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह मैं बता रहा था, राइट. इसके बाद अगर हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है करंट डेंसिटी. अच्छा, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, ठीक है. एरो ऊपर क्या मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है वो पता चल ही गया है. सो वेक्टर क्वांटिटी, राइट. अच्छा, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो करंट फ्लोइंग थ्रू एन यूनिट एरिया, ठीक है. इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन होती है, राइट. बहुत से लोग इसको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कर देते हैं, जो कि एकदम ही गलत है. अच्छा, यहाँ से जे का अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूँ तो ये आता है I/ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट. डायरेक्शन अपन देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, राइट. लेट सपोज अगर ये मेरा एक कंडक्टर है और मुझे जे की वैल्यू निकालनी है यहाँ, राइट. अगर मुझे ये वाला एरिया वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया जिसका ए है, डायरेक्शन इसकी अभी जो ये मैंने एरो बनाई वो है, राइट. अच्छा, और करंट जो फ्लो हो रहा है आई, वो ऐसे ही फ्लो हो रहा है. अभी यहाँ पे अगर मुझे जे लिखना है तो जे हो जाएगा अपना I/ए, राइट. और डायरेक्शन देखनी है तो ए कैप में आएगी. वैसे तो आई कैप में आती है, राइट, लेकिन आई कैप और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम ही है. एरिया वेक्टर अपना इसी डायरेक्शन में है, राइट. इसलिए यहाँ पे मैंने आई कैप लिखा. लेट सपोज सेम केस है अपना, मतलब सेम डायग्राम है. इसी के अंदर मैं दूसरा केस लेता हूँ कि अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से है, राइट. अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात करें तो एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि हम ले रहे हैं A', राइट. अगर ये एंगल अपन थीटा ले ले तो, और करंट तो अभी भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन सेम है, आई इसी डायरेक्शन में. सो यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे अगर अपन जे की बात करें तो जे का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई. अच्छा, अगर ये एंगल ये एंगल थीटा है, राइट. सो एरिया वेक्टर के अगर अपन कंपोनेंट्स ले तो ये आएगा A' cos थीटा, राइट, जो कि डायरेक्शन
आई की डायरेक्शन में है और दूसरा आई के परपेंडिकुलर है, सो वो वाला नहीं लेंगे। दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं, राइट। आई होप सबको एरिया वेक्टर समझ में आ रहा हो। थोड़ा मैं बता देता हूँ, अगर ये वाला हम कंपोनेंट ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और अगर साइन थीटा वाला कंपोनेंट लोगे तो वो पहले इस तरफ आएगा, राइट, लेकिन उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। तो ये और आई की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो वाला नहीं लेना। जो आई की डायरेक्शन में वही वाला हम एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे। तो ये आता है आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, राइट। अभी यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आई की कोई मतलब आई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम ये मतलब ये तो कोई मत करना कि आई करके आई कैप कर दो, ठीक है। आई की कोई मतलब आई ये हम तब कर सकते हैं जब आई खुद वेक्टर क्वांटिटी हो, लेकिन आई तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो ये अपन नहीं कर सकते। तो दूसरे वाले केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आई अपना आता है जे ए कॉस थीटा या फिर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। अच्छा, अगर जे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे, राइट। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें आई टोटल मिल जाएगा, राइट। आई गेस ये तो अभी सबने इतना तो समझ लिया होगा, ये सब करना। तो अगर इस पे कुछ क्वेश्चन करे तो सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन, मैं ये इंटीग्रेट वाला टाइप का ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेट सपोज ये अपना कंडक्टर है, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना वो खोखला है पूरा, ये ठीक है। जो भरा हुआ सेक्शन है वो कौन सा है अपना, ये वाला सेक्शन ही भरा हुआ है। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। सो ये वाला R1 ले रहे हैं हम रेडियस, ये R2 ले रहे हैं। अच्छा, जे की अगर बात करें तो जे को हम ऐसे ले रहे हैं, अगर याद हो ये मैंने सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था आगे, ये था होता है रेडियल डायरेक्शन। सो ये हम ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो, 2r+3 ऐसा कुछ ले रहे हैं, और r कैप ये दिखाता है रेडियल डायरेक्शन, राइट। अच्छा, तो इतना तो सबको क्लियर है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे आई निकालना है, आई कैसे निकाल सकते हैं? एक छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा सेक्शन, जहाँ पे क्या होगा, जे कांस्टेंट होगा। सो अगर वो में हम लेट सपोज ये हमने सेक्शन लिया, ऐसे पूरा ही सर्कल होगा, राइट। इसकी अगर हम रेडियस की बात करें, स्मॉल r ले रहे, और ये जो थिकनेस है ये हम ले रहे dr। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स ही आएगा। सो अगर मैं dA की बात करूँ, ये आ जाएगा 2πr dr, r कैप, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे हम j डॉट dA करेंगे तो ये हमें दे देगा 2r+3 इंटू 2πr dr। अभी इसी को इंटीग्रेट हम करेंगे R1 से R2, काफ़ी इजी इंटीग्रेशन है, आप खुद कर सकते हो ये, राइट। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, सो लेट सपोज अपन ये कंडक्टर ले रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। जूम करके आप इसको देखोगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, ऐसे। अच्छा, पहले बैटरी बिना की अपन बात करते हैं, वो तो रह ही गई। सो बैटरी बिना की अगर बात करें वो क्या होगा, ठीक है। लेट सपोज अभी बैटरी नहीं है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं। अच्छा, ये सपोज पहले यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ, फिर ये वापस आया, और फिर ये सपोज ऐसे आया। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है। ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ भी रैंडम मोशन करते हैं। अच्छा, इसी रैंडम मोशन को हम क्या कहते हैं,
ब्राउनियन ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो अगर कहीं पे ब्राउनियन लिखा है तो उसको रैंडम ही कंसिडर करना। अच्छा, अभी ये रैंडम मोशन ऐसा होता है कि अगर इसका हम इक्विवेलेंट मोशन कंसिडर करेंगे, राइट, नेट मोशन या इक्विवेलेंट मोशन जो भी है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। क्यों? लॉजिकली भी अगर अगर हम सोचेंगे, अगर ये मोशन करेंगे कहीं पे भी रेंडमली और वो अगर नेट ज़ीरो नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन अगर हम इस सिस्टम में एक्सटर्नल कोई वर्क डन ही नहीं कर रहे, राइट, या फिर कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी आएगी कैसे? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मतलब एक तरीके से नकार देगा। सो नेट मोशन जो भी है वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। लेट सपोज अब अभी इसी वाले केस में हम बैटरी को कनेक्ट कर दें। अच्छा, बैटरी कनेक्ट हो गई, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन पे फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, राइट। अच्छा, अभी भी ये मोशन तो कैसा करेंगे जो पहले कर रहे थे, थोड़ा एग्जैक्टली सीधा नहीं जाएंगे ये कभी भी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कोलिजन्स होंगे इधर वॉल के साथ मटेरियल के, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। सो नेट मोशन कुछ अगर किसी एक का मैं बनाऊँ, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे। सो यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट मोशन देखोगे इस वाले इलेक्ट्रॉन का, वो इस तरफ आ रहा है, राइट। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक तो फोर्स जो है वो है E इंटू ई, मतलब ये चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया। अच्छा, अभी जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी इस पे कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, और वो कोलिजन्स बढ़ने पे एक के वी नाम का फोर्स भी आता है। के एक कांस्टेंट है, वी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो है, ठीक है। तो एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जैसे ज़ीरो हो गया, ये सेम टू सेम केस अपने व्हीकल्स में भी होता है, राइट। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हम तो हमेशा एक्सेलरेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ के इन्फिनिटी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी व्हीकल की अगर हम बात करें, तो एक रेजिस्टिव फोर्स जो कि विंड के कारण है, राइट, वो टाइप के फोर्सेस जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है वो सारे बढ़ जाते हैं, और एक पॉइंट पे आके आप टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हो, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव कर लेते हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेते हो, कि उसके बाद जो भी आपका व्हीकल है और फर्दर एक्सेलरेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ये वेलोसिटी अगर निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, इसको ज़ीरो कर लो। सो यहाँ से वी डी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आता है ई इंटू ई बाय के। ई बाय के को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक कांस्टेंट है, ये होता है अपना ड्रिफ्ट कांस्टेंट या फिर मोबिलिटी कांस्टेंट। ड्रिफ्ट कांस्टेंट नहीं, मोबिलिटी कांस्टेंट आएगा, राइट। सो फाइनली ये आंसर आता है म्यू इंटू ई, जहाँ पे म्यू आपको दिया होगा, ई दिया होगा, अपने सिर्फ मल्टीप्लाई करके निकालना रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो रिलेशन जो है वो हम देखेंगे ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अपना क्या था, करंट डेंसिटी। सो वी डी और जे के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। इसको नीचे ले आते हैं अपन,
ठीक है। सो यहाँ पे अगर अपन देखें, लेट सपोज मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ, और यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है। चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि अगर एक यूनिट वॉल्यूम हम ले रहे हैं तो उसमें चार्ज कितने हैं, ठीक है। सो ये होगा मतलब ना टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो चार्ज डेंसिटी हम n ले रहे हैं, चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करें तो वो vd है। अगर मैं ये देखूँ कि अगर ये वाले जो पार्टिकल्स है यहाँ पे जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, वो यहाँ पे 1 सेकेंड में पहुँच रहे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vd इंटू 1, जो कि आ जाएगा vd इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने a लेकर रखा हुआ है, राइट। सो ये वॉल्यूम कितना चल गया, ये वाला, ये हो जाएगा वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड कितना आएगा, ये आएगा अपना एरिया इंटू vd, राइट, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की बात करूँ, सो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने पार्टिकल्स आ रहे इस वॉल्यूम के अंदर, राइट। सो n नंबर ऑफ चार्जेस है किसी यूनिट वॉल्यूम में, तो a इंटू वी वाला जो वॉल्यूम है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज मिलेंगे, राइट। टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ चार्ज दोनों अलग होता है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे टोटल चार्ज पर सेकेंड। सो ये पार्टिकल्स है, अभी एक का मैं चार्ज की बात करूँ तो वो ई होता है, तो इतने पार्टिकल्स पे कितना चार्ज, सो ई से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो NEAVD, ये टोटल चार्ज है पर सेकेंड। अभी ये बताओ टोटल चार्ज पर सेकेंड क्या होता है, dq/dt, जो कि है I, राइट। तो ये हो गया करंट इज इक्वल्स टू NEAVD। एक आप इसको याद अपने को रखना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ से एरिया वेक्टर को, एरिया को अपन उस तरफ भेजे तो I/A अपना j हो जाएगा, j इज इक्वल्स टू NEVD आएगा, और VD निकालने के लिए ये हो जाएगा J/NE। सो एक ये रिलेशन भी काम का है, ये आ सकता है यूज़ में, राइट। इन पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जिस पे कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन वाले टाइप के बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करवा दिया J पे, ठीक है। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको ईजिली। सो आगे ओम्स लॉ। सो ये ऑलरेडी हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। अभी ओम्स ने क्या बोला कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसके अंदर कोई भी, अगर मैं कंडक्टर ले रहा हूँ या फिर कोई भी रजिस्टर ले रहा हूँ, उसके अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है, राइट। अभी यहाँ से लेट सपोज अगर मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है, या फिर ओवरऑल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डेल्टा V ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है, राइट। सो यहाँ से उन्होंने ये बोला कि डेल्टा V या फिर VA माइनस VB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, राइट। सो इसको V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, और फिर वहाँ से ये अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए, तो यहाँ पे हम IR या R इंटू I लिख सकते हैं। अभी ये R क्या है, ये है रजिस्टर। अभी रजिस्टर क्या होता है, सो नाम से ही पता चल रहा है, जो रजिस्ट करे करंट को फ्लो करने से, मतलब कि अपोज करे करंट फ्लो होने से, राइट। एक रुकावट टाइप कह सकते हैं। अच्छा, अगर रजिस्टर की हम बात करें, लेट सपोज ये मेरा रजिस्टर है, राइट। इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अभी करंट इजीली फ्लो कैसे होगा, अच्छा, रजिस्टर और करंट के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वो आप इसी इक्वेशन से भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हुए अगर हम ये देखें कि करंट इजीली फ्लो कैसे हो सकता है,
जितना ये एरिया ज़्यादा होगा, आप करंट की जगह पानी कंसिडर कर सकते हो, एनालॉजी ले सकते हो वाटर की, और रजिस्टर की जगह पाइप ले लो, राइट। सो जितना एरिया ज़्यादा उतना होगा उतना इजीली पानी फ्लो हो सकता है, राइट। सो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाइप। क्यों लेंथ ऑफ द पाइप? क्योंकि जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में पानी को, राइट। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। सो यहाँ से आर प्रोपोर्शनल टू एल आता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आता है। सो यहाँ से आर की वैल्यू आती है रो एल बाई ए, राइट। रो क्या है अभी? ये है रजिस्टिविटी, राइट, जो हर एक मटेरियल की डिफाइंड होती है। ये आपको आपकी एनसीईआरटी में टेबल के फॉर्म में मिल जाएगी। आपने खाली वो वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। वेरिएबल रेजिस्टेंस के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। अभी ओम्स लॉ की हम बात कर रहे थे, राइट। लेट सपोज ये अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो v प्रोपोर्शनल टू i है या फिर i प्रोपोर्शनल टू v है, तो क्या i अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ और v को इस तरफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा क्या, राइट। ये थीटा एंगल है तो टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा विच इज़ 1/r होगा, राइट। अच्छा, तो ये क्या है? इट फॉलोज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को ये फॉलो करता है। लेकिन कुछ ग्राफ्स ऐसे भी होते हैं आई और वी, राइट, कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, या फिर ये कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है। इन शॉर्ट ये लीनियर कर्व नहीं है अगर, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बढ़ के एक टाइम पे आके ये कांस्टेंट हो जाए, राइट। दोनों ही केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रेजिस्टेंस वेरिएबल है। रेजिस्टेंस क्या है? इन्वर्स ऑफ स्लोप है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टेन थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो टेन थीटा इन्फिनिटी हो गया, राइट। टेन थीटा इन्फिनिटी हो गया मतलब कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया। यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है क्योंकि टेन थीटा ज़ीरो है। आगे सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेम इस वाले में फाइनली जाके रेजिस्टेंस अपना इनफाइनाइट हो रहा है, राइट, क्योंकि स्लोप ज़ीरो हो रहा है। सो तो ये इन शॉर्ट क्या है? डजंट फॉलोज ओम्स लॉ। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें है सर? तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी सेमीकंडक्टर्स में, राइट। जो डायोड्स वगैरह है वो ऐसा ही कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो अपन वहीं पे पढ़ेंगे। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स आएगा। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज। सो इसका डेरिवेशन सेम टू सेम कैपेसिटर जैसा ही है। उसमें चार्ज कांस्टेंट रह रहा था, राइट, सीरीज़ में। यहाँ पे करंट कांस्टेंट होगा, राइट। तो इक्विवेलेंट आप पोटेंशियल आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री वैसे करके उसे आई इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो और फिर आई से आई कट जाएगा, ठीक है। तो इनके डेरिवेशन बहुत ईजी है, राइट, ये मैं बता नहीं रहा। अच्छा, इसका डायग्राम ऐसा होता है। ये R3 हो गया, R2 हो गया, R1 हो गया। इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस मुझे निकालना है तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, समेशन RI लिख सकते हो। सेकंड अगर हम बात करें तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में एज आगे हमने वापस देखा था, पोटेंशियल हर एक ब्रांच का कांस्टेंट रहता है, राइट। तो सपोज अगर ऐसे R1 R2 R3, सो यहाँ पे आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू समेशन 1/RI, राइट, इजी, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम देखें रेजिस्टेंस विथ पैरामीटर वेरिएशंस, मतलब पैरामीटर्स जो भी है, जैसे कि लेंथ हो गया या एरिया हो गया, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ तरीके से चेंज हो रहा होगा। तो इसके अंदर इन शॉर्ट अपने को इंटीग्रेट करना रहेगा,
तो आप इधर ब्रैकेट में डाल भी सकते हो, इंटीग्रेशन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं वो, राइट। सो इसमें मैं कुछ टफ क्वेश्चन अपन लेते हैं, राइट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इससे। अच्छा, ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें हम कुछ ना कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल लेंगे, राइट। और उसके अंदर इधर लेंथ चेंज हो रही होगी और एरिया चेंज हो रहा होगा। अपने को रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। लेट सपोज ये अपना ए टर्मिनल है, ये अपना बी टर्मिनल है, ये इसकी लेंथ ओवरऑल एल है, यहाँ पे रेडियस R2 आ रहा है, यहाँ पे रेडियस R1 है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। रेजिस्टिविटी रो ले सकते हैं। सो आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके कर सकते हो ट्राई। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मैं x डिस्टेंस दूर एक अगर ये छोटा dx लेंथ का एक रेजिस्टेंस बनाऊँ, राइट। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, राइट। अगर इसका रेडियस मुझे निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, सो यहाँ पे अगर मैं ये लाइन खींच लूँ तो क्या एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट अपना सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, राइट। सो ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये R2 माइनस R1 होगा क्या, राइट। इसको L से डिवाइड कर दो और फिर X से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मालूम है R2 माइनस R1 बाय L इंटू X प्लस R1 क्यों प्लस किया? क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये वाला जो है ना, वो सिर्फ ये जो हमने निकाला है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये वाली हाइट आएगी, ये वाली वो निकाली, लेकिन हमें तो सेंटर से निकालना है ओवरऑल रेडियस। सो ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि सीधा सीधा जा रहा है ऐसे R1 के बराबर। आई होप ये सबको समझ आया हो, राइट। ये वैसे हमने आगे भी किया है, कैपेसिटेंस में भी किया है ऐसे ही। तो ये ओवरऑल हमारा रेडियस आ गया, राइट। रेडियस अगर आ गया तो क्या मैं इस वाले पार्टिकल का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, dr इसका रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं, रो। अच्छा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्या? करंट यहाँ से आएगा और इधर से बाहर निकलेगा, राइट। सो ऐसे फ्लो हो रहा है। सो जो लेंथ वो कवर कर रहा है वो ये dx है क्या, राइट। सो इधर dx, नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो कि होगा ये वाला। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाले तो ये हो जाएगा पाई इंटू ये जो हमने रेडियस निकाला है उसका स्क्वायर, जो कि आ जाएगा R2 माइनस R1 बाय L इंटू X प्लस R1 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ आएगी। ये अभी सारे के सारे जो हम रेजिस्टेंस लेंगे वो सीरीज़ में होंगे या पैरेलल में, वो एक हमें जज करना है, राइट। अगर ध्यान से आप देखोगे तो एक तो अपना ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, इसके आगे एक मैं ऐसी वापस दूसरी एलिमेंट्री रिंग ले लूँ या डिस्क ले लूँ, पीछे एक दूसरी एलिमेंट्री डिस्क ले लूँ, इधर एक और डिस्क आ जाएगी, राइट। तो ऐसे इनफाइनाइट डिस्क होगी, सब में करंट तो इक्वल ही फ्लो हो रहा है, तो क्या ये सारे सीरीज़ में नहीं है, राइट। अगर सीरीज़ में है तो क्या था, अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो समेशन कर दो, सीधा का सीधा R का समेशन करो, 1/R का समेशन हम पैरेलल में करेंगे, राइट। तो इसी का समेशन करेंगे, मतलब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। इनिशियली x की वैल्यू 0 थी, फाइनली x की वैल्यू L हो रही है, राइट। रो और पाई आप कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है। अच्छा, इस पूरे का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा -2 बाहर आएगा, राइट। और -2 -1 तो -3 मतलब -3 हो जाएगा, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा, डिनोमिनेटर की पावर तो पहले 3 कर देंगे हम, राइट। इधर -2, राइट। और ये जो डिनोमिनेटर है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो यहीं पर लिखेंगे।
तो ये आएगा R2 माइनस R1/L, ठीक है, और R1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अच्छा, लिमिट्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगी 0 से L, ये हो जाएगा रो पाई। अच्छा, अभी ये अगर देखें तो ये हो जाएगा 2R1 माइनस R2, ठीक है, मैंने ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बाय L। अच्छा, लिमिट्स अगर हम डालेंगे, L डालने पे L से L कट जाएगा, यहाँ पे L से L कट जाएगा, और R2 माइनस R1 प्लस R1 मतलब R2 बचेगा, राइट। सो ये हो जाएगा 1/R2 का क्यूब, और माइनस 0 डालने पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ R1 बचेगा, तो माइनस का 1/R1 का क्यूब, राइट। ठीक है ना। अच्छा, R1 अपना छोटा है, सो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो इससे आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप नहीं, ये एलसीएम इधर लेना ही पड़ेगा, राइट। हाँ, तो इसको इधर ही भी छोड़ सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। अगर आगे हम देखें, ठीक है, सो लेट सपोज अगर मेरा एक सिलेंडर है, ये इसका इनर रेडियस हो गया R1, ये उसका आउटर रेडियस R2, राइट। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अगर यहाँ पे इसकी लेंथ हम L ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने एक RE ली और इसको इस तरीके से और इस तरीके से इसके 4 इक्वल मैंने पार्ट्स किए, राइट। तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा π/2 आएगा, मतलब π/2 के अगर कोई थीटा एंगल पे भी होगा तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसको कट करने के बाद ये हमें दिखेगा कैसे, अगर इसे हम 3D में बनाने का ट्राई करें। राइट, नीचे ये L लेंथ तक जाएगा, सो ऐसा कुछ दिखेगा क्या ये, राइट। अभी इसमें 2 तरीके हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस अपन करेंगे। एक में तो हम करंट यहाँ से पास कर रहे हैं, तो करंट जाएगा कैसे, ऐसे करंट जाएगा, राइट, और यहाँ से ये करंट बाहर आएगा। सो इसका डायग्राम ऐसे नहीं, ऐसे इधर से करंट जा रहा है, ऐसे बाहर आएगा, राइट। सो ये वाले टाइप में हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं बताऊँ इसको सॉल्व करने का तरीका, लेट सपोज अगर मैं सेंटर से R रेडियस का एक क्या कह सकते हैं हम, R रेडियस दूर एक छोटी सी ये प्लेट लेते हैं, पतली सी। सो ये इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, DR हो जाएगी, राइट। ये तो ऑब्वियस है, राइट। सो करंट इस तरीके से जा रहा है, राइट। L लेंथ हमको दी हुई है और इसकी थिकनेस है DR, तो ये एरिया जो है इसका, यही एरिया होगा जहाँ से करंट पास हो रहा है। तो ये DA की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, DR LDR, राइट, ओके। अगर मैं इसकी ये लेंथ लिखूँ, ये वाली जो लेंथ है, या फिर हाँ L हमने ये ऑलरेडी लिया हुआ है ना, तो इसको हम कुछ और ले लेते हैं। ये डिस्टेंस अगर मैं गिनूँ तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, D की अगर बात करें, ये आएगा π/2 इंटू R जो रेडियस है वो, और π/2 एंगल वो सबटेंड कर रहा है इसीलिए, तो ये आर्क लेंथ हुई, राइट। तो बहुत ही ईजिली निकल गया। तो अगर मैं DR लिखना चाहूँ तो ये कितना आ रहा है, D पहले तो रो इंटू जो लेंथ है जो कि है π/2 इंटू R, राइट, अपॉन LDR, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजिली निकल गया। अगर मैं बात करूँ दूसरे ऐसे ही रेजिस्टेंस की, तो इसके जस्ट एक आगे रेजिस्टेंस होगा जो कुछ रेडियस इसकी कम होगी, राइट। ये सबसे आगे वाला
अगर सभी रेजिस्टेंस में आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, क्योंकि ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, ए का पोटेंशियल वी ए रहेगा, वी बी का वी बी रहेगा। सो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखेंगे तो वो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी, राइट। सो हर एक के अक्रॉस सेम आ रहा है क्या, वो आ रहा है। तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे हुए, पैरेलल हुए, राइट। तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू समेशन 1/r आई है, तो इसका इन्वर्स करके हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल डी आर अपॉन रो पाई 2 को ऊपर भेज देते हैं और r, ये इंटीग्रेट होगा r1 से r2, बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अभी दूसरा वाला इसका जो केस हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसके अंदर। राइट, ये कुछ ऐसा है वापस। अच्छा, अभी हम करंट कैसे सप्लाई कर रहे हैं कि करंट जा रहा है यहाँ से अंदर की तरफ, राइट, और इस वाले से बाहर निकलेगा फेस से। आई होप ये सबको समझ में आ रहा हो, मतलब रेडियली है करंट, राइट। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, वापस आपके पास कुछ टाइम है, ट्राई करो एक बार, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ये वापस करूँ कि आर लेंथ का मैं डी आर थिकनेस का एक ये एलिमेंट ले रहा हूँ, राइट। सो इसकी लेंथ आर हो गई और थिकनेस हो जाएगी डी आर, राइट। अभी करंट जो है वो कैसे पास हो रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है क्या करंट, राइट। सो जो फेस होगा या फिर जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो ये वाला नहीं होगा क्या, ये वाला, राइट। तो ये एरिया अपन कैसे निकालेंगे, पहले तो लेंथ निकाल लो। अच्छा, लेंथ तो ऑलरेडी की हुई है, तो निकालेंगे कहाँ से, लेंथ तो दी हुई है। ये ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, ब्रेथ अगर निकालना चाहे तो ये π/2 इंटू आर नहीं होगा क्या, वही होगा, राइट। अच्छा, करंट को जो लेंथ कवर करनी है, वो करंट अगर हम देखें वो ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको ये वाली लेंथ कवर करनी पड़ रही है क्या, ये वाली लेंथ, ये है डी आर, तो सब कुछ निकल गया। तो अगर मैं डी आर की बात करूँ तो रो, उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है डी आर अपॉन एरिया की अगर बात करें तो π/2, जो कि ये वाली लेंथ है, π/2 इंटू आर इंटू एल, सो π/2 आर इंटू एल, राइट। इसको अभी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि एक तो अगर मैं इसको वी ए ले लूँ और ये वाले साइड को वी बी, राइट, पीछे वाला फेस जो है वो वी बी हो गया, ये आगे वाला वी ए हो गया। तो अगर मैं ये वाला रजिस्टर कंसिडर करूँ जो हमने ऑलरेडी लिया है, ठीक है, वो फिर ये आगे वाला, इसके जस्ट एक पीछे वाला जो रजिस्टर है, इन सबको अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, नहीं है। लेकिन जो करंट पहले वाले में से जा रहा है वही दूसरे में से जा रहा है, तीसरे में से भी जा रहा है, तो ये सारे के सारे किस में, सीरीज़ में, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अच्छा, आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ स्पेरिकल अगर कोई चीज़ है तो उसका अगर रेजिस्टेंस हमें निकालना है, लेट सपोज। अच्छा, ये थर्मोडाइनामिक्स में भी थर्मल इफेक्ट्स ऑफ जो अपना हीट वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है इसका, राइट, क्योंकि उसके अंदर हीट करंट फ्लो होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा अपना। लेट सपोज ये R1 रेडियस है, या R2 रेडियस है, अगर मैं यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, सच दैट VA इज़ ग्रेटर देन VB, तो करंट कैसे पास होगा,
वी ए से वी बी की तरफ, ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, राइट। सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ से आर डिस्टेंस दूर में एक डी आर लेंथ का एलिमेंट ले लूँ, राइट। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये पूरे में ही, ये जो येलो वाला है एलिमेंट वो पूरे में ही होगा, पूरा ही स्फीयर होगा, राइट। लेकिन मैंने अभी इतना ही बनाया है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट ऐसे पास हो रहा है तो उसको ये डी आर लेंथ कवर करनी पड़ रही है। तो मैं अगर डी आर रजिस्टेंस की बात करूँ तो रो इंटू डी आर हो गया, डी आर जो कि लेंथ उसको कवर करनी है। अच्छा, अगर आप ध्यान से इसको सोचोगे ना तो अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि आप इसके सेंटर पे जाके बैठ गए हो। किसके सेंटर पे? जो कॉन्सेंट्रिक अपना स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक जो मतलब स्फीयर जो भी हमने लिया है उसका जो सेंटर है वहाँ पे जाके अपन अगर बैठ जाएंगे तो हमको हम अगर करंट को देखेंगे तो वो कैसे रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो रहा होगा। अगर रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो रहा है तो एरिया कौन सा आएगा जिसको ये कवर कर रहा है? सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया है वही आएगा, राइट। सो अगर मेरा फेस ये वाला है, राइट, ये वाला जो स्फीयर है वो है, तो उसमें सरफेस एरिया कितना आएगा? 4πr² ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4πr², राइट। अच्छा, अगर ऐसे देखेंगे तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस छोटे छोटे सीरीज़ में होंगे, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो R1 से R2, राइट। सो ये यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सेम अगर हम एक सिलेंडर की बात करें, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे अंदर का कुछ पोटेंशियल है, बाहर का कुछ पोटेंशियल है, अंदर का ज़्यादा है बाहर का कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ से रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो होगा क्या? राइट। अच्छा, अगर मैं इसी का टॉप व्यू देखूँ तो मुझे कैसा दिखेगा ये? नीचे बना लेते हैं, राइट। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा अगर मैं ये एक एलिमेंट ले लूँ, राइट, जो कि आर डिस्टेंस डी आर थिकनेस का है, राइट। सो इसमें से रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। इसको थिकनेस जो कवर करनी है वो डी आर है, सो रो डी आर, राइट। ये हो गया अपना डी आर रेजिस्टेंस हम जो निकाल रहे हैं वो, सो रो इंटू डी आर, राइट, अपॉन एरिया। अच्छा, वापिस आप इसके एक्सिस पे जाके अपने को सोचो कि सिलेंडर के एक्सिस पे आप चले गए, राइट। रेडियली करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, हर एक डायरेक्शन से हो रहा है। सो इसमें एरिया जो कवर करना है वो कौन सा आएगा? एग्जैक्टली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो आ जाएगा 2πrl, क्योंकि हम आर रेडियस की बात कर रहे हैं। वापस इंटीग्रेट करो क्योंकि सारे के सारे सीरीज़ में है, R1 से R2 है कि नहीं? काफ़ी सिंपल, राइट। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे थर्मल इफेक्ट्स या फिर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर रिलेशन। सो अगर याद हो कि हम लेंथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल की या मटेरियल की लेंथ बढ़ती घटती है, ठीक है। वो अगर याद हो, ये हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में पढ़ा था, जो कि ये आता है, राइट। तो सेम वे अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, राइट। सो रेजिस्टेंस अगर फाइनल निकालना है तो ये आएगा R0, जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस है, 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट, राइट। सो ये तो एक रेजिस्टेंस के लिए हुआ। लेट सपोज अगर हम इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना चाहे, ये थर्मल कोफिशिएंट नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, राइट। सो अगर मैं इक्विवेलेंट
टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना चाहूँ, दो केस बनेंगे। पहला वाला है सीरीज़ के लिए, राइट। सो अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज़ में है, R1 R2 R3, अच्छा इसका अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है। अगर मुझे नेट थर्मल निकालना है, थर्मल कोफिशिएंट, नेट टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो पहले तो अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये इनिशियली जो अपना R इक्विवेलेंट आएगा वो, अभी जैसे कि मैंने डेल्टा टी मतलब कुछ टेम्परेचर चेंज कर दिया, राइट। सो अभी R1 की जगह क्या आएगा? R1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? R इक्विवेलेंट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। हमें अल्फ़ा इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, राइट। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, प्लस R2 प्लस R2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, राइट। ऐसे सो ऑन जाएगा। अभी R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तो अल्फ़ा इक्विवेलेंट ही है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन के हिसाब से, राइट। सो फाइनली अल्फ़ा इक्विवेलेंट, अच्छा डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। सो अल्फ़ा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 प्लस R3 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अपॉन R इक्विवेलेंट जो कि है R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज आउट ही कर रहे हैं एक तरीके से। ये आएगा समेशन RI अल्फ़ा आई अपॉन समेशन RI, राइट। सो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें हमने कोई भी टाइप का एग्जैक्ट वैल्यू, नो अप्रॉक्सीमेशन, राइट। इसमें कोई भी टाइप का अप्रॉक्सीमेशन हमने नहीं किया। अभी यही बात अगर हम पैरेलल के लिए करें तो उसमें थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन हमें करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अगर पैरेलल में ऐसे सर्किट्स सारे के सारे अपने ये है तो पहली इक्वेशन तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन, राइट। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस 1 अपॉन R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी एंड सो ऑन, राइट। अभी यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ है, ये वाली जो भी वैल्यूज़ है ये बहुत छोटी है 1 के कंपेयर में, राइट। जो अल्फ़ा वाली है और डेल्टा टी का प्रोडक्ट है। सो हम यहाँ पे लगाएंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, राइट। सबको मालूम है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या है। सो जब भी ये वैल्यू 1 के सामने बहुत छोटी है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और पावर नीचे उतार लेते हैं, मतलब अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी की पावर -1। सो ये -1 को हम नीचे की तरफ उतारेंगे, राइट। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 माइनस अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, राइट। तो ऐसा ही सेम राइट हैंड साइड भी बनेगा। ये होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 माइनस अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन R1 1 माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस 1 अपॉन R2 1 माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी अपॉन R2 सो ऑन, राइट। अभी ये वाली इक्वेशन जो हमने लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, इसके हिसाब से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को हम 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 के इक्वल करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। माइनस साइन सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, डेल्टा टी सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। फाइनली आंसर आएगा अपना R इक्विवेलेंट अपॉन R अल्फ़ा इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 अल्फ़ा 1 अपॉन R1 प्लस अल्फ़ा 2 अपॉन R2 प्लस अल्फ़ा 3 अपॉन R3 एंड सो ऑन, राइट।
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको मालूम है, राइट। सो अल्फ़ा इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो अपना हो गया समेशन अल्फ़ा आई आर आई, राइट, और मल्टीप्लाइड विथ आर इक्विवेलेंट। अच्छा, आर इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सो 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, समेशन 1/ri, राइट। सो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या निकलता है, आर इक्विवेलेंट निकलता है 1/समेशन 1/ri, राइट। सो इसी को अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सो ये आएगा समेशन अल्फ़ा आई आर आई अपॉन समेशन 1/ri, ये होगा अल्फ़ा इक्विवेलेंट, राइट। लेकिन ये वाली जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट नहीं है, राइट, ये है अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का स्पेलिंग गलत है, देख लेना आप। एनीवेज आगे अपन देखेंगे। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने नहीं वाला, ये आप खुद करोगे, राइट। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको बहुत इजीली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है, राइट। या फिर 2 मिनट का वीडियो कहीं से आप मतलब अगर आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है तो आप वीडियो देख के भी ट्राई कर सकते हो। इन शॉर्ट एकदम ही थियरी वाले क्वेश्चंस आते हैं इस पे और कैलकुलेशन बेस्ड है, राइट। सो ये एक आप ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे सर्किट एनालिसिस, राइट, जो हमने ऑलरेडी कैपेसिटेंस में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता होगा, राइट। तो जिनने आगे के कैपेसिटेंस वाले लेक्चर नहीं देखा वो एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ रिपीट करवाना टफ है, राइट। चलो।